हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सरस्वती रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रामबाण टनल को लेकर के। तो रामबाण टनल को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ये टनल जो है वो लोकेटेड है। और कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रामबाण एरिया है, वहाँ पर चेनाब रिवर जो है उसके बैंक एरिया पर, साथ ही साथ में जो जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है उसके सेंट्रल पॉइंट के रूप में ये एग्जिस्ट करता है रामबाण एरिया। यहाँ पर टनल का फॉर्मेशन किया जा रहा था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी तो इस टनल में कुछ कोलैप्स देखने को मिला। और इसी को एग्जामिन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 एक्सपर्टीज की एक कमेटी बनाई, ताकि इस जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में जो कोलैप्स देखने को मिला है उसको आप रिव्यू कीजिए और कुछ रेमेडीज जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ताकि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो सके। तो इसी की वजह से रामबाण टनल जो है वो न्यूज़ में बनी हुई थी। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर कोविड को लेकर के हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो चाइना में कोविड के जो केसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक पर हैं। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है 1 मार्च 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 को लेकर के। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। इस टाइम में अगर हम देखें तो जुलाई के टाइम में इंडिया में कुछ हाइक देखने को मिला था, लेकिन इस टाइम पीरियड में चाइना में 2 बार एक्सट्रीम कोविड के केसेस देखने को मिले हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हमें कोविड की जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ में जो वैक्सीनेशन है उस प्रोसीजर को भी कंप्लीट करने की ज़रूरत है। वो पॉपुलेशन जिन्होंने 1 डोज या फिर डोज नहीं अप्लाई करवाई है वो अपनी जो है वो वैक्सीनेशन की डोज अप्लाई करवाएं, ताकि इस तरीके का जो हाइक देखने को मिले कोविड केसेस में उसको हम इजीली काउंटर कर पाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर केरला के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट एरिया के बफर जोन में जो लोग रहते हैं वो इससे इफेक्ट नहीं होंगे। अब इशू क्या है? इशू आप सभी को पता है कि वेस्टर्न घाट वाले रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी थी कि हर स्टेट जो है वो अपने यहाँ पर जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर जो उसका बफर जोन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें और वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को नेग्लिजेंस लेवल तक लेकर के जाए। लेकिन केरला के जो सीएम है उन्होंने बोला है कि इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट एरिया है, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है और उनका जो 1 किलोमीटर का जो बफर जोन क्रिएट करने की बात की जा रही है उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन केरला में इफेक्ट नहीं होगी। इस आर्टिकल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखो केरला में जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। वहाँ पर लैंड एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। डेंसिटी की अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी है केरला स्टेट में। तो अगर हर प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास वाले रीजन में 1 किलोमीटर को बफर जोन क्रिएट किया गया और वहाँ पर पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्शंस लेवल पर लाया गया तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो क्रिएट होंगे। इसी को सॉल्व करते हुए यहाँ पर फोकस किया गया है कि हमारे केरला स्टेट में लोग जो है जो बफर जोन एरिया में रह रहे हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे। देखो इसको लेकर के स्टेट जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से बोली थी कि ये जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है या जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है ये स्टेट टू स्टेट वेरी होना चाहिए। मतलब हर स्टेट को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो अप्लाई कर सके। तो केरला जो है वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा एरिया कम, पॉपुलेशन ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा है और इसी के बेसिस पर ये इशू जो है वो देखने को मिला है और इसी को लेकर के वहाँ के सीएम जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है।
ये केरला वाला जो आर्टिकल है ना, इसको आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था जब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लाइन है, मतलब केरला को नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करने के लिए जो रेलवे लाइन जो एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही थी, तब भी ये इशू जो है वो डिस्कस किए गए थे कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे वेस्ट होगी। तो इसकी बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि केरला जो है वो डेंसिटी के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने से पहले स्टेट बेसिस पर रिव्यू करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर लाल बाजार की बात की गई है, जो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है और उसका झारखंड वाला जो एरिया, मतलब दोनों के जो बॉर्डर एरिया टच होता है, वहाँ पर लाल बाजार एरिया लोकेटेड है। और यहाँ पर डोकरा जो एक मेटल क्राफ्ट है उसका हब इसको डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट जो है वो लगभग 4 साल पहले 2018 में लाल बाजार जो एरिया है वहाँ पर एस्टेब्लिश हुए थे, और उन्होंने ही ये डोगरा मेटल क्राफ्ट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज की है, एस्टेब्लिश किया है। उन्होंने 45 डेज के लिए कुछ वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट की, जिसमें 15 लोग जो हैं वो लाल बाजार से यहाँ पर आए, और 5 लोग जो है वो आसपास वाले रीजन से यहाँ पर आए। इनके साथ मिलकर के उन्होंने काम करना शुरू किया। ओके, टोटल पॉपुलेशन लाल बाजार जो एरिया है उसकी 80 है। अब यहाँ पर डोकरा ये जो मेटल क्राफ्ट है इसके बारे में हम कुछ बेसिक बात समझेंगे कि डोकरा एक मेटल क्राफ्ट है और बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कोलकाता का एक आर्टिस्ट जो है वो 4 साल पहले लाल बाजार वाले रीजन में आया और उन्होंने फिर यहाँ पर ये मेटल क्राफ्ट एस्टेब्लिश की, स्टार्ट की। वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें तो 2 जगह का डोकरा वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक तो बांकुरा का, बिकना का, बांकुरा में जो बिकना है वहाँ का, और दूसरा बर्धमान में जो दरियापुर है वहाँ का। अब ये डोकरा क्या होता है? डोकरा एक एंशियंट ट्रेडिशनल है और लगभग 5000 ईयर्स अगो तक इसकी हिस्ट्री है कि उस टाइम से ही इसको बनाया जाता था। इसमें मेटल के थ्रू इस तरीके के जो फिगर हैं वो बनाए जाते हैं। ओके, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए लाल बाजार को एस्टेब्लिश किया जा रहा है और लाल बाजार न्यूज़ में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, अब देखो यहाँ पर जो आर्टिस्ट एस्टेब्लिश हुआ है वहाँ पर डोकरा जो मेटल क्राफ्ट है वो एस्टेब्लिश की है, तो इससे वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको स्किल बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वहाँ की पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पीस पर, और यहाँ पर तालिबान ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि तालिबान ने जो अभी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। इससे पहले भी तालिबान ने जो भी वर्किंग वेमेन हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। 6th स्टैंडर्ड से अबव जो क्लास में लड़कियां जाती हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। साथ ही साथ में पब्लिक प्लेस में, पार्क्स में, इन सभी में अगर जाना है तो विमेन को अपने साथ में कोई भी उनके फैमिली मेंबर में कोई भी मैन जो कैंडिडेट है वो उनके साथ में जाएगा। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो तालिबान ने जैसे ही 2021 में कैप्चर किया था तब से ही स्टार्ट देखने को मिल गए हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो दोहा टॉक हुई कि तालिबान जो है वो किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को एस्टेब्लिश करेगा, उनमें जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर बात हुई उनको यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तालिबान जो है वो अपनी सेम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, वैसे अगर हम बात करें तो अभी तक तालिबान को एज ए गवर्नमेंट जो है वो किसी भी कंट्री ने रिकॉग्निशन नहीं दी है, लेकिन हमारे इंडिया के रीजनल एरिया में आता है तो यहाँ पर इंडिया को लेकर के कुछ पॉइंट रखे गए हैं कि इंडिया के देखो तालिबान के रूल से पहले और 2001 से अगर हम बात करें तो इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान में हमने काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट किया है, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, तो इसके बेसिस पर इंडिया के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन रहे। तो अफगानिस्तान के साथ में इंडिया ने फिर से तालिबान कैप्चर करने के बाद में फिर से अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने की इंडिया कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से बात रखी गई है कि इंडिया को ये सारी बात डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने की तालिबान में बात की जा रही थी कि अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन के साथ में
या फिर ये जो भी प्रोसीजर है इसके साथ में तालिबान अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करता है तो उसको हर कंट्री जो है वो रिकॉग्निशन भी देगा और उनके साथ में रिलेशन भी मेंटेन किए जाएंगे। लेकिन तालिबान के साथ में टाइज मेंटेन करने से पहले, रिलेशन मेंटेन करने से पहले इन सारे पॉइंट्स को व्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन पॉइंट्स के ऊपर जो तालिबान है वो फोकस करेगा, तभी जाकर के अन्य जो अदर कंट्रीज़ है उसके साथ में उसके रिलेशन बेहतरीन होंगे। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो उसको अपना इन्वॉल्वमेंट शो करना चाहिए और उनकी प्रेजेंट टाइम में जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में इन सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन के टाइम में किन किन पॉइंट्स को रखा गया उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। जो राइटर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर है वो, विच इज ए पिटिशनर इन द केस इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस चल रहा है प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन केस को लेकर के, इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, तो उन्होंने यहाँ पर जो भी चीज़ है, जो भी पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर बात बताई है। तो देखो, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जा रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका हमने फॉर्मेशन कर दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से मशीन है, इसका आप जैसे रूल्स को जैसे आप यूज़ करोगे वैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इसका गलत तरीके से यूज करोगे तो वर्स्ट स्टेज तक आप उसको लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से यूज करोगे तो एक गुड स्टेज तक, बेस्ट स्टेज तक आप इसको लेकर के जा सकते हो। मतलब मेन जो बात रहेगी वो रहेगी कि एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किस तरीके के एथिक्स के अंडर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो एक तरीके से एक कमेटी जो है, मतलब जो भी प्रोसेस है उसको एक कमेटी के थ्रू जो है वो आप बनाया जाना चाहिए। कमेटी जो है वो यहाँ पर डिसाइड करे इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया है कि 6 ईयर और 75 ईयर जो है वो एज होनी चाहिए। 69 एज से ज़्यादा के जो भी पर्सन है उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मेंबर के रूप में। और फिर ये जो प्रोसीजर है, जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जो देखने को मिल रही है इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो हमें एक लॉन्ग टर्म देखने को मिलनी चाहिए, तभी जो रिजल्ट है, जो एप्लीकेबिलिटी है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं दोनों के दोनों, हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है आईएनएस मोर्मुगाओ की और इसकी कैपेबिलिटीज़ की। तो आईएनएस मोर्मुगाओ जो है उसको इंडियन नेवी फ्लीट में ऑफिशियली ज्वाइन करवा लिया गया है, और ये हमारे इंडिया की जो मिलिट्री एक्सपीडिशन है उसके लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ओके, वॉरशिप थी यार्ड 12705। इसका बाद में गोवा का जो पोर्ट सिटी है मोर्मुगाओ, उसी के बेसिस पर इसका नाम एस्टेब्लिश कर दिया गया। और ये जो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर है इनको प्रोजेक्ट 15B के अंडर डेवलप किया जा रहा है। ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट 15B जो है इसमें 4 इस तरीके के डिस्ट्रॉयर जो हैं वो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर जो हैं वो बनाए जाएंगे, और उन 4 में से सेकंड नंबर की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट 15B जो इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें ये इस तरीके के डिस्ट्रॉयर जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट 15B क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1990s में जो प्रोजेक्ट 15 है वो लॉन्च किया गया था, और जिसको दिल्ली क्लास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेन टारगेट ये रखा गया था कि जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है उसके लिए काम किया जाए, जिसमें जिनको इंडियन नेवी में शामिल किया जाए। इसके बाद में 15A प्रोजेक्ट आया, जिसको कोलकाता क्लास के नाम से भी जानते हैं, और इसमें फोकस किया गया एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट इन सरफेस शिप के ऊपर। फिर प्रोजेक्ट 15B जिसको विशाखापट्टनम क्लास के नाम से जानते हैं, और इसमें वेपन इंटेंसिव प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर जो है उसको फॉलो करते हुए ही यहाँ पर जो डिस्ट्रॉयर है उसको एस्टेब्लिश करने की बात की गई। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको जनवरी 2011 में एस्टेब्लिश किया गया था, और कोशिश की गई कि जो भी वेपन्स हैं उनको एडवांस लेवल तक इसमें इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाए। अब बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 2 जो है प्रोजेक्ट 15B में नेक्स्ट 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं उनको 2023 और 2025 में इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा।
कैपेबिलिटीज़ क्या हैं? कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो आईएनएस मोरमुगाओ है इसकी फायर पावर कंप्राइजेज ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बराक 8 surface to air missile and 76 mm super rapid gun mount. The ship is armed with these RBU 6000 anti-submarine rocket launches and 533 mm torpedo launchers. It is also equipped to carry and operate multi-role helicopters. तो ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है ये जो डिस्ट्रॉयर है वो काम करेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको लेकर के जिस तरीके से चाइना और इंडिया का जो क्वाड ग्रुप मतलब दोनों अपने डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो चाइना हमारे रीजनल एरिया में जैसे श्रीलंका के हम्बनटोट पर अपनी जो वेसल है उसको टाइम टू टाइम एस्टेब्लिश कर रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स को सिक्योर करने के लिए हमारे जो नेवी है उसको भी हमें पावरफुल एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी जो है उनके बीच में फिर से कोई क्लैश देखने को मिल रहा है। तो इशू क्या है? तो दिल्ली के जो एलजी है यहाँ पर मिस्टर सक्सेना, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, उनको 2016 का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट करने की बात बोली है। कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कि इसका जो ऑर्डर है उसको आप इम्प्लीमेंट करो। इशू क्या है कि देखो, आम आदमी पार्टी ने 2015 से 2016 के बीच में बहुत सारे गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए और ऐसा बोला जाता है कि 97.14 करोड़ जो है प्लस इंटरेस्ट ये सारे रुपए उन्होंने खर्च किए। तो यहाँ पर उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी की गई थी कि इनमें से जो मैक्सिमम रुपए हैं वो वापस कन्वर्ट किए जाएं, वापस जो हैं वो जमा करवाए जाएं। ओके, 97 लगभग अबाउट 97 करोड़ जब रुपए उन्होंने खर्च किए तो फिर यहाँ पर उनको बोला गया कि 42 लाख जो रुपए हैं वो वापस आप स्टेट एक्सचेकर में दोबारा से इनको जमा करवाओगे। और उनको इशू दिया गया था कि इस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने 3 मेंबर बॉडी बनाई थी CCRGA। CCRGA क्या है? कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, कि गवर्नमेंट जो है वो एडवर्टाइजिंग में मनी जो है वो किस तरीके से रेगुलेट करेगी, किस तरीके से खर्च करेगी, उसको रेगुलेट करने के लिए कमेटी बनाई गई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर अप्रैल 2016 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कॉमन कोज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इन मई 2015 में एक रिजल्ट दिया था और उसी के डायरेक्शन के बेसिस पर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का मेन टारगेट ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करें और उन पर जो भी कंटेंट है उनको रेगुलेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि स्टेट जो है वो अपने लेवल पर बॉडी जो है वो बना सकती है। तो कुछ स्टेट जो हैं उन्होंने तो अपने लेवल पर बॉडी बनाई है कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च होगा और किस तरीके से कंटेंट जो है वो डिलीवर किया जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट जो हैं उन्होंने CCRGA को ही अपनी पावर दे रखी है कि आप ही हमारे कंटेंट को व्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला था कि पब्लिक फंडेड एडवर्टाइजिंग जो है उसको लेकर के गाइडलाइंस दी थी। गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए आपके एडवर्टाइजमेंट में। मतलब आप कोई स्कीम को अगर आप शो कर रहे हो तो उसमें आपकी जो पार्टी है उसको प्रमोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ग्लोरिफिकेशन को अवॉइड करना है। पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ द पार्टी इन पावर और ए नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ पार्टीज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो पार्टी पावर में है उनका पॉजिटिव और जो पावर में नहीं है उनका नेगेटिव, इस तरीके का प्रमोट आपको नहीं करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर 2016 का जो ऑर्डर है इसमें पेमेंट की भी फिक्स किया गया था कि मनी जो है वो एक लिमिटेशन में आपको फिक्स करना है। अब देखो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने बोला कि हाँ हमने अपने लेवल पर जो है वो हमने एक कमेटी बना ली है, लेकिन इसको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर है, लीडर है अजय माकन, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला और फिर उस केस में रिजल्ट आया कि देखो यूनियन टेरिटरीज को इस एक्ट के अंडर जो है वो अपने लेवल पर पार्टी बनाने की कमेटी बनाने की पावर नहीं है। उनको सेंट्रल लेवल पर जो है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को
रिव्यू करवाना होगा, अपने कंटेंट को रिव्यू करवाना होगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट वो पब्लिश कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पर इशू सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर इस कमेटी ने उनको रिकमेंडेशन दी कि इतना मनी जो है वो आपस में जमा करवाओ। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ये जो रिस्पॉन्स है, उन्होंने ये बोला है कि देखो जो राइवल पार्टीज़ हैं वो हमसे भी ज़्यादा मनी जो है वो खर्च कर रही हैं पब्लिसिटी कैंपेन में, और जो गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने एडवर्टाइजिंग में जो इतना ज़्यादा खर्च किया है, वो हम चाहते हैं कि एक अवेयरनेस, एक स्कीम को लेकर के अवेयरनेस जो है वो लोगों में क्रिएट हो कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए क्या काम कर रही है। जब तक वो व्यू नहीं कर पाएंगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट जो है उनके पॉजिटिव के लिए काम कर रही है और कौन सी उनके नेगेटिव के लिए काम कर रही है। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के दोबारा से आम आदमी पार्टी और दिल्ली एलजी जो है उनमें क्लैश जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये मनी जो है वो जमा करवाया जाए और जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो। तो ये हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। नेक्स्ट जो पेजेस हैं उनमें जो भी प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का सेशन और कौन से प्रोसीजर को लेकर के क्या डिस्कशन चल रहा है ये वहाँ पर दिया गया है। ओके, कौन सा बिल लोकसभा में पास हुआ, कौन सा कहाँ पर पास हुआ, लेकिन वो कंप्लीट प्रोसीजर पास होने के बाद में जब एप्लीकेबल होता है तभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो पाता है। और 4N पेज पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें देखो डिस्कस किया गया है कि चाइना जो है वो अपनी पॉलिसी को लेकर के डिस्कशन कर रही है, साथ ही साथ में रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। देखो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर क्रिएट होती रहेगी। और यहाँ पर जो अफगानिस्तान में बैन देखने को मिला है विमेन के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, उसी को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। एक तरीके से विमेन जो है इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं कि इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन जो है वो उनके सभी जो राइट्स हैं उनको कैप्चर कर लेगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।